3-4 दिन लगातार मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं और इसी मंथ मैंने आपको 300 MCQ भी दे रखे हैं। आई थिंक आंसर की भी आपके पास है। एंड इफ यू रिक्वायर आंसर्स, सॉल्यूशन भी चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, आप मुझे कह सकते हो, राइट? क्योंकि इतना टाइम हो गया कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, देन आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, वो 300 क्वेश्चन देकर मैं बिल्कुल इस चीज को निश्चिंत हूं कि इस मंथ में अगर इन्होंने 300 क्वेश्चन भी कर लिए और नेक्स्ट मंथ में 300 और कर लिए तो टेक्निकल के एक पार पे आ जाओगे आप। 600 क्वेश्चन करना 1.5-2 महीने में एक अपने आप में अचीवमेंट होती, और वो पूरे सिलेबस के फुल सिलेबस है। वो वैसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कि उसमें खाली सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन है, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, और जो जो चीजें अपने आप आपकी वीक होती चली जाएंगी, वीक है सॉरी, जहां पर कमियां हैं आपकी वो आपको साफ नजर आती चली जाएंगी। कि आपको एक मॉक टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि मेरा ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं होता। वो बार बार आप देखोगे, बार बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा रहता है एक्चुअल में, तभी वो फिल्टर होके सामने आएगा। एज सच कोई यहाँ पर आकर बैठ जाते हो, क्लास लगाते हो आप, या फिर कभी भी किसी यूट्यूब पे कोई स्टूडेंट क्लास देखता होता है, उसको अपना लेवल 0% भी पता नहीं होता कि उसका एक्चुअल में लेवल क्या है। होना ये चाहिए जब भी कोई यूट्यूब क्लास होती है, मेरी तो कोशिश रहती है यहाँ पे हमेशा, मैं टेलीग्राम में टेस्ट देख देता ही हूँ आपको। क्लास देखने से पहले पहले आप अपना लेवल चेक कर लो कि क्या आप उसके कैपेबल हैं क्लास लगाने की। क्या कहते हो? अगर वहां पर बात किसी सर्किट में कनेक्शंस की चल रही है, पैरेलल सीरीज डेल्टा कनेक्शन की चल रही है, और आपको कनेक्शन ही नहीं पता, तो आप बैठकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? क्या कहते हो? चलिए बात करेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि जैसा कि मैं लगातार बोल रहा हूं कि 3 टेबल दे देता हूं मैं आपको, 3 टेबल। एक तो टेबल जो सामने नजर आ रही है ये है, आपको बताया था मैंने कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं और वोल्टेज के 4 टर्मिनल है, क्योंकि 2 सप्लाई होती है हमारे पास। यस और नो? उस वजह से एक टर्मिनल को आपने कॉमन कर लिया बीजेटी में, तो कॉमन बेस बन गया, कॉमन एमीटर बन गया और कॉमन कलेक्टर भी बन गया। स्टूडेंट 100% आप लिख लो, जब एग्जाम आएगा या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम देखो, आपको इन 3 टेबल में से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अभी मैं खाली जेई एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आप एई में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े बड़े एग्जाम का पैटर्न बदला है आजकल, गेट का पैटर्न बदला है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन, यूपीएससी के ईएससी के क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दिस इज टेबल जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेना और बताना मुझे जब पेपर आप देकर आओगे तो देखना इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने एक हार्ड, पता है ना कि बहुत सारा कंटेंट है, उस कंटेंट से कंक्लूड करके निकाली हुई है, राइट? कि ये तो पढ़नी पड़ेगी आपको। समझ में आया? हार्ड जो काम था, हार्ड वर्क था, वो आपके लिए अब मैंने इजी कर दिया। अब इजी बस इतना ही हुआ है कि आपको मटेरियल मिल गया, बाकी इसको रिवाइज करना, इसको अपडेट करना, जब भी ये क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सर नो, ये काम आपका है। ठीक है, अब एक तो टेबल ये होगी, इससे पहले भी कोई टेबल दिया था क्या? क्या क्या कैमरा की पोजीशन चेंज हुई है? ठीक है, पीडीएफ देखा करो भाई, पीडीएफ देखो आप, और चीजें छोड़ दो, पीडीएफ देखो। पीडीएफ नजर आ रही है? पीडीएफ से मतलब होना चाहिए। चलो, एक ये हो गई। दूसरी, ये वो टेबल है। अच्छा, लास्ट वाली टेबल जो अभी अभी देखी थी वो किसके पे ऊपर थी? बीजेटी के ऊपर बेस्ड। लास्ट वाली क्लास में बीजेटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे मैंने, थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट भी बताया था। अभी डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, जिनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है, जिनका एग्जाम 1 महीने में नहीं है, राइट? मतलब अपकमिंग 1 मंथ अगर पड़ा है, तो एक बात बता दूं, अगर किसी के एग्जाम में 1 मंथ ही मैक्सिमम बचा हुआ है, लग पता होता है कि मेरा 1.5 महीने में पेपर हो ही जाएगा, कभी भी डिटेल में नया सब्जेक्ट मत करें, अपने रिवीजन को ही ध्यान रखें, जितना हो गया तो हो गया बस। अब वो जो टेबल थी वो किसके बारे में थी? बीजेटी के बारे में। बीजेटी का टेबल, बीजेटी का एक एम्पलीफायर, अभी मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। उसको ज्यादा एक्सप्लेन अभी मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले प्रीवियस ईयर क्लास की बात करूंगा। क्योंकि जब भी हम पढ़ें, और ये आदत बना लो, जब भी आपने पढ़ना शुरू करना है, एक बार गो थ्रू जरूर करना है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले क्या किया था। यस और नो? जो क्वेश्चन हो गया उसको लगातार रिवाइज करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट, इस टाइम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो रेक्टिफायर को लेकर है। किसको लेकर? मैंने आपको बताया था, कहा था कि रेक्टिफायर से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा
वो 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं, वो इस टेबल में हैं। ये दूसरी टेबल हो गई जो इस साल आपके एग्जाम अगर होना है या नेक्स्ट साल कोई एग्जाम होगा तो ये आपको पढ़ के जानी है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो क्लास, इस क्लास को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कॉन्साइज वे में है। इसमें अगर मैं आपको डिस्कस करता, अगर डिटेल क्लास होती तो आप बताइए, मैं रेक्टिफायर बनाता पहले, एक्टिव हाफ वेव का, फिर फुल वेव का बनाता, उसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम समझाता, फिर सेंटर टाइप का समझाने के बाद ब्रिज कर समझाता। दैट विल कवर मोर टाइम और डिटेल में भी करना भी है। लेकिन माइक्रो क्लास के फॉर्मेट में देखो कि ये चीज आपको आपके पास एवरेज एंड ऑफ द क्लास होनी चाहिए। समझ में आया? यहां तक बताइए, क्या और भी कोई टेबल है? अच्छा, ये स्क्रीन पर देख रहे हो आप, फैट का अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ये एक ही टेबल था क्या? एक टेबल तो और बताया था। आई होप एक टेबल और रहता है आप लोगों के लिए जो डिस्कस होना चाहिए। हाँ, वो वाला जिसमें ये आ गया, जिसमें ये बताया था कि बीजेटी को एम्पलीफायर कब होना है, कट ऑफ में कब जाना है, एक्टिव में कब जाना है और रिवर्स एक्टिव में कब जाना है। आई होप ये टेबल्स, जो 3 टेबल मैंने आज बताई, एग्जाम में जाना, इसको पढ़ के जाना, डेफिनेटली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। एमसीक्यू न्यूमेरिकल अगर आ गया तो याद रखना, उसके लिए पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए, तभी बन पाएगा वो क्वेश्चन। समझ में आया? पता ही नहीं है कि क्या होना है। यहाँ जो इस पीडीएफ में मैं आपको दे रहा हूँ, आज बच्चों ने बोला है कि चलो पीडीएफ ये दी नहीं है, आज मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको, नहीं तो फिर आपका जो ऑफिशियल चैनल है उसमें मिलेगी आपको। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आने हैं उसके भी फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है, राइट? कोई दिक्कत? आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं तो बने रहो क्लास में। ठीक है, ऑडियो वीडियो चेक हो गया? अमनप्रीत, आदित्य, ठीक है, सब बताओ। क्वेश्चन करने हैं तो कंटेंट अपडेट होना चाहिए आपका, आपके पास कंटेंट रेगुलर आना चाहिए, राइट? बहुत ज्यादा बड़ा सब सब्जेक्ट तो मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिकल का सिलेबस औरों से कम है, लेकिन हुआ ये भी 4 साल में ही आपकी ग्रेजुएशन में, या फिर डिप्लोमा 3 साल में ही किया आपने। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपने 6 महीने में ले ली तो सिलेबस कम है, सिलेबस तो उतना ही औरों के कंपैरिजन में कम है। चलो, एंड ऑफ द क्लास, डिटेल में क्लास होनी है, इससे पहले आप लोग इधर उधर जाओ। डर लाइव वाले बच्चों का बना रहता है, राइट? कि वो कहीं निकल ना जाए, ऐसे ऑन करके छोड़ दिया फोन और चाय पीने निकल गए, टीचर को लग रहा है प्रेजेंट है जी, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा, तो हमें भी पता है। और फिर हमें पता कैसे चलता है कि वो क्लास लाइव नहीं लगा रहा है? वो आते ही फिर बोलते हैं सर एक बार रिपीट करना। इट मीन्स वो अभी अभी आया है दोबारा, है ना? क्योंकि उसको उससे पहले वो था ही नहीं वहां पे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे ही कमेंट में डाल देते हो आप लोग कि सर रिपीट कर दो एक बार। हमें भी पता है, इतना एक्सपीरियंस हमें भी हो गया है कि रिपीट क्यों करवाया गया, क्योंकि अब तक तो रिपीट करवाया नहीं। ठीक है, ये चीज मेरे क्वेश्चन है आप लोगों से, मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था कि बीजेटी एम्पलीफायर जाता की तरह काम करता है, किस रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में, याद है? बात याद रखना, एम्पलीफायर के अंदर नेगेटिव फीडबैक होती है। ऑसिलेटर भी बीजेटी होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक होती है, उसमें क्या होती है? एक्टिव रीजन में ही होता है, चाहे बीजेटी एम्पलीफायर हो चाहे बीजेटी ऑसिलेटर हो। बात याद रखना, रीजन दोनों एक्टिव ही बनेंगे। क्या बनेंगे? बस किस बात का फर्क रह जाएगा एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में, किस बात का फर्क रह जाएगा? कमेंट में लिखो, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कहां होती है? एम्पलीफायर्स में। और पॉजिटिव फीडबैक कहां होती है? ये मैं क्यों बात कर रहा हूं आज की, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक, जब बीजेटी को एज एन कॉमन बेस यूज करेंगे तो हम कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करेंगे, कॉमन एमीटर की बात करेंगे, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात करेंगे और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करेंगे, राइट? इसके अंदर कहीं ना कहीं है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फीडबैक को लेकर, राइट? बहुत डिटेल में जो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कहेंगे,
उसके कंक्लूजन पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं कि ये नॉलेज होनी चाहिए, तब सब्जेक्ट समझ में आएगा। ये गारंटी होनी चाहिए इस चीज की कि आपको बेसिक आते हैं इसके। चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट उठाइए कि अगर आपने कोई एम्पलीफायर डिजाइन किया तो वो कॉमन बेस एम्पलीफायर हो सकता है, कॉमन एमिटर हो सकता है, या कॉमन कलेक्टर हो सकता है। स्टूडेंट ये 3 अलग अलग एम्पलीफायर बनेंगे अगर, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी, यस और नो। बीजेटी को आप एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हो, ठीक है, वो तो एम्पलीफायर की तरह यूज हो जाएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी तो 3 बन जाएंगे। कॉमन बेस अलग होता है, कॉमन एमिटर अलग होता है, कॉमन कलेक्टर अलग होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा एक एक करके, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत कुछ समझ में आपको आने वाला है। सबसे पहले लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो समझो मेरी बात। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये एक एम्पलीफायर है, क्या है? ये कॉमन बेस है, क्या है? ये कॉमन एमिटर है और ये कॉमन कलेक्टर है। देखिए कोई भी आप इनपुट देते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, तो इनपुट कैसी होती है बताओगे? इनपुट एसी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? माइक्रोफोन की जो वॉइस है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में ही होती है। एक एम्पलीफायर मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये एम्पलीफायर है। ये कौन सी सप्लाई है? डीसी सप्लाई है, ठीक है। ये डीसी सप्लाई यहां जाएगी, ये डीसी सप्लाई का कुछ हिस्सा यहां जाएगा। और मान लीजिए एम्पलीफायर किस रीजन में है? किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में है। किसमें है? तो एक्टिव रीजन में यहां से आउटपुट लेंगे लोड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ आउटपुट लेंगे। आउटपुट किसमें लेंगे हम? स्पीकर में। किसमें लेंगे? स्पीकर में ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या एम्पलीफायर 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 की तरह काम करेगा? ये बीजेटी ये क्या है? हाँ करेगा, क्योंकि एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन का मतलब जो इसका जो कलेक्टर जंक्शन आपने क्या कर दिया होगा, और एमिटर जंक्शन को क्या कर दिया होगा आपने? अरे क्या कर दिया होगा? और अगर आप ये मानते हो एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, तो बीजेटी किसमें होना चाहिए? एक्टिव रीजन में होना चाहिए। और एक्टिव रीजन में होने के साथ साथ अगर नेगेटिव फीडबैक हो रखी है वहां पर, इट मींस ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। पर क्या ये बताओ कि क्या एम्पलीफाई कुछ हो जाएगा? अरे एम्पलीफाई तो तब होगा जब कुछ इन्फॉर्मेशन लगाओगे, यही तो है माइक। क्या है? माइक नहीं लगाओगे, सिग्नल ये मिली वोल्ट का सिग्नल है, स्मॉल मिली वोल्ट का सिग्नल है, यही तो यहाँ पे जाके लार्ज आउटपुट बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो एम्पलीफायर में दोनों सप्लाई हैं। ये कौन सी सप्लाई है और यहां पर कौन सी सप्लाई है? तो आपको बोला था सिग्नल की वैल्यू कैसे बढ़ती है? एसी में क्या ऐड हो जाता है? एम्पलीफायर अपनी एनर्जी थोड़ी ना बनाता है, वो तो एसी में डीसी ऐड हो जाती है, तब आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीफायर एनर्जी क्रिएटर नहीं है। आपने सुना होगा एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यस और नो। वो तो एसी में क्या ऐड हो जाती है, इसलिए सिग्नल का लेवल लो वोल्टेज का सिग्नल हाई वोल्टेज का बन जाता है। आई होप चीजें आप समझ रहे हो। आज जो हम बात करेंगे, जो यहां पर आप सप्लाई दे रहे हो, यहां पर सप्लाई दे रहे हो, ये एक इनपुट सिग्नल है, क्या है? और आउटपुट में ये इनपुट सिग्नल है, और आउटपुट में ये आउटपुट सिग्नल है। अब सारे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेज शिफ्ट की। किसकी? फेज शिफ्ट क्या होती है? देखिए, अगर आपने इनपुट में मान लोगे आपने ये एम्पलीफायर की स्टेट बना ली, एक्टिव रीजन में पड़ा है, अब सोचिए भी मत, अब वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। अब आप एसी देखेंगे अप्लाई करके कि आउटपुट में एसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। सबसे पहले आपने एसी अप्लाई किया, ये आप अप्लाई किया, तो सबसे पहले आपने इनपुट में कौन सा साइकिल अप्लाई किया? तो आउटपुट भी कैसे आनी शुरू होगी? पॉजिटिव में आनी शुरू होगी। तो आउटपुट क्या बन गई? क्या फर्क है? ये थोड़ा छोटा लेवल है और ये थोड़ा सा बड़ा लेवल में आई है, वोल्टेज बढ़ी है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। फिर इनपुट में ऐसी साइकिल स्टार्ट हो गया इनपुट का, तो इधर भी इनपुट का ऐसी साइकिल स्टार्ट हो गया। जब इनपुट में पॉजिटिव चल रहा है और आउटपुट में भी पॉजिटिव आ रहा है, इनपुट में नेगेटिव चल रहा है तो आउटपुट में भी नेगेटिव चल रहा है। इट मींस दोनों का फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट कितना है? दोनों के पॉजिटिव, दोनों के नेगेटिव साथ साथ चल रहे हैं, जीरो फेज शिफ्ट है। क्या है?
अगर ऐसा होता ये तो 0 डिग्री के लिए ऐसा हो सकता था, इनपुट में पॉजिटिव चल रहा है तो आउटपुट में पहले क्या चलेगा, इस पॉजिटिव से पहले क्या बना, नेगेटिव, और इस नेगेटिव से क्या बन जाएगा, क्या सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा है, यस, आउटपुट तो इंक्रीज हुई है, लेकिन जब इनपुट में पॉजिटिव था तो यहां क्या आया, यहां नेगेटिव था, यहां क्या आया स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड तो अभी भी बढ़ा है, सिग्नल तो इंक्रीज हुआ है, पर फेज शिफ्ट बदल गई, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। क्या बोलते हैं, अगर आपने रीजनिंग में मिरर इमेज के क्वेश्चन सुने होंगे तो बताया भी था मैंने कि अगर लेफ्ट राइट हो जाए, राइट लेफ्ट हो जाए तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। आप इमेजिन करिए, देखिए आप इमेजिन करिए मेरी तरफ ये पेन है, तो अभी अगर मैं इसको इधर रोटेट करता हूं यहां से तो 90 हो गया, इस साइड यहां से यहां 90 और एक और 180, मिरर आपके बिल्कुल सामने होता है, तो मिरर का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट, मिरर में आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट, तो यही तो हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव, तो यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है यहां पर फेज शिफ्ट के अंदर। डायरेक्ट अगर पढ़ते आप तो शायद आपको लगता कि ये तो कुछ भी नहीं है, रटना ही है, नहीं, रटना नहीं है ये। कॉमन बेस में फेज शिफ्ट कितने का होता है, 0। कॉमन कलेक्टर में कितने का होता है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया उस एम्पलीफायर का नाम बता दो जिसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है, तो आप क्या बोलोगे, सेंटर में कॉमन एमीटर वाला है भाई, पता चला कुछ। और पता चलने का मतलब सिर्फ वैल्यू याद नहीं होनी चाहिए कि 0 डिग्री 180 डिग्री, समझ में आया, पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मीनिंग क्या था, क्लियर, ओके। एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब देखो डेफिनेटली जब हमने एम्पलीफायर को डिफरेंट मोड में यूज किया तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रही है, अलग अलग फीचर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, अलग अलग फीचर हमें मिल रहे हैं, तो 3 फीचर तो हमें देखने को मिले, तीनों के अलग अलग, इनफैक्ट कॉमन बेस और कॉमन कैरेक्टर के तो 2 फीचर कॉमन ही सेम ही आगे, क्या आगे, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कॉमन बेस पूरी तरह से कॉमन कैरेक्टर होता है, कुछ तो फर्क होगा ही, वो देखने को मिल रहा है। देखिए कॉमन बेस में क्या लिखा हुआ है, कॉमन बेस को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, कहां करते हैं, कॉमन एमीटर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब सुन लो, जो आईटीआई जैसे पेपर में बैठने वाले हैं वो तो यही पूछ लेगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से लेके 120 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में काम करते हैं, यही तो ह्यूमन की ऑडिबल कैपेसिटी है, हमारी सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 120 किलो हर्ट्ज, 120,000 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रेंज की फ्रीक्वेंसी में अभी देखो हाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मेगाहर्ट्ज की होगी शायद, उसके लिए कौन सा एम्पलीफायर काम में आएगा, कॉमन बेस, और अगर ऑडियो, ये आएगा आपका कॉमन एमीटर, राइट। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन में कॉमन बेस ही यूज कर सकते हैं क्योंकि वायरलेस फ्रीक्वेंसी में गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है, मोबाइल है आपका, यस और नो, तो यहां 2 चीजें डिस्कस हो गई फ्रीक्वेंसी को लेकर, ऑडियो और हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तीसरा कॉमन कलेक्टर में लिखा हुआ है इंपेडेंस मैचिंग, ये वर्ड क्या है, इंपेडेंस मैचिंग क्या है, बताओ क्या होता है इंपेडेंस मैचिंग, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि इंपेडेंस होता है रेजिस्टेंस, इंपेडेंस होता है रेजिस्टेंस, याद होगा आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कि हम लोड को सोर्स के साथ इक्वल रखते हैं, क्या रखते हैं, कुछ ऐसी चीज याद आ रही। तो जब किसी एम्पलीफायर का, देखो कंडीशन ये है, हमारे पास किसी भी एम्पलीफायर की आउटपुट क्या होती है ये बताइए मुझे, किसी भी आउटपुट के एम्पलीफायर में क्या होता है, स्पीकर, यस और नो, स्पीकर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, 30 ओम से लेके 40 ओम तक। यहां जब इसके आप इनपुट में यहां पर एम्पलीफायर की आउटपुट डालोगे, क्या डालोगे, एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर की आउटपुट में जो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर आई के साथ मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर स्पीकर के इनपुट रेजिस्टेंस से मैच हो गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया होगी। अब
अगर हमारे एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई हुआ, क्या हुआ, लेकिन हमारे स्पीकर का तो लो ही होता है, हाई कभी लो के साथ मैच कर जाएगा क्या, नहीं करेगा। हमारे एम्पलीफायर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, लो लो से मैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लिया लो में कितना हुआ, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम, तो एम्पलीफायर का भी, स्पीकर का भी कितना, 30 से 40, 50 ओम के आसपास, यस और नो। अरे समझ में आया। जिस एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है वो बेस्ट इंपेडेंस मैचिंग डिवाइस होता है, क्या होता है। अब एक बार चेक करें, कॉमन कलेक्टर में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस की लाइन है, कितना लिखा हुआ है, 50 ओम, यहां कितना है, 10 ओम ना, 10 के ओम, ये मत कहना कि 10 ओम, 10 ओम, 10 के का मतलब कितना होता है, 1000। जैसे आजकल देखा ना व्यूज वगैरह होते हैं के में होते हैं, किसी से आजकल पैसे भी लेने हो ना 1000 नहीं कहते, 1 के देना, सल्ट भी महसूस नहीं होती, मना कर दिया तो कर दिया कि सामने वाले को पूरा समझ में भी नहीं आएगा, 1 के दे दो, क्या दे दो, 1 के, 5 के, है ना। और ये क्या है, कॉमन बेस में 1 मेगा ओम हाईएस्ट रेजिस्टेंस है आउटपुट में, किसका, कॉमन बेस का। आई थिंक एम्पिडेंस मैचिंग के लिए सबसे बेस्ट जो सुटेबल एम्पलीफायर है वो कॉमन कॉमन कलेक्टर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ समझ में आया बेस्ट इंपिडेंस मैचिंग डिवाइस क्यों कहा इसको। यहां पर मैं ये क्लास आपको नोट्स आपको क्लास देख देख कर ही बनाने हैं भाई, क्योंकि दिक्कत क्या है, सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, ठीक है। मैं जितना समझा रहा हूँ आपको क्लास, बस बाद बाद में 1x 2x, 1x तो देखते ही हो, 2x पे बढ़ा करके 1.5 पे करके क्लास फिर देख लेना, समझ में आया। अगर कहीं पर दिक्कत आती, और नोट्स पीडीएफ तो मिल ही जानी है आपको, राइट, थोड़े से नोट्स अपने से भी बना लेना जो आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आना तो इसी में से ही है, ठीक है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ये स्टोरी किसके लिए चल रही है, पूरे बीजेटी के लिए, ठीक है। बीजेटी में कितने रीजन होते हैं, लास्ट टाइम बताया था 3 रीजन होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, क्लियर है, हाई डोप्ड रीजन, लो डोप्ड रीजन, सब कुछ बता दिया, प्रीवियस क्लास में जाके चेक कर लेना, ठीक है। बीजेटी एक प्रॉब्लम से सफर करता है, सफर करना मतलब बीजेटी के अंदर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं लीकेज करंट, क्या, इसको रिप्रेजेंट I0 से करते हैं, किससे किससे करते हैं, तो I0 का तो बस इतना सा याद रखना, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर में ऐसा I0 से किसी से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, बनेगा भी नहीं। बस याद रखना चाहे बीजेटी का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, लीकेज करंट तो बीजेटी में बनेगा ही बनेगा, क्या बनेगा। अब ये लीकेज करंट क्या होता है कौन बताएगा। दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है जब डिटेल में करने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। लीकेज करंट हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है, और ये देखो है तो करंट, आपके दिमाग में जब ये आता है जब कोई करंट है तो करंट तो वोल्टेज बढ़ाने से ही बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है, वी आई क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। लेकिन यही ऐसा करंट है जो वोल्टेज के बढ़ाने से नहीं बढ़ता, ये वो करंट है जो सिर्फ किसके इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। इसलिए इस करंट का एक और नाम भी है, थर्मली जनरेटेड करंट, थर्मली जनरेटेड करंट। थर्मल वर्ड तो जानते ही होंगे, मेरी क्लास जो रेगुलर लगाते हैं उनको पता है, थर्मल वर्ड मैं वहां सब्स्टिट्यूट करता हूं जहां टेम्परेचर की बात होती हो, क्या कहते हो, थर्मली जनरेटेड करंट लीकेज करंट को कहते हैं, थर्मली क्योंकि टेम्परेचर जनरेटेड करंट है भाई। रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं रिवर्स, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये करंट डेफिनेटली डायोड के रिवर्स बायस होने में आता है, और सैचुरेट होने का मतलब जब आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। सैचुरेशन होने का मतलब कौन बताएगा मुझे यहाँ पर, सैचुरेशन का मतलब कि अब ना, जैसे आपको मैंने 1 घंटा पढ़ा दिया, 2 घंटा पढ़ा दिया, आपके दिमाग में जाना बंद हो गया तो आप कह सकते हो सैचुरेशन हो गया, क्या हो गई। तो ये वर्ड लीकेज करंट कभी वोल्टेज के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहे, क्या रहेगा। ये सिर्फ किसके बढ़ाने से बढ़ता है, अभी तो बताया, टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा है बढ़ रहा है। और एक नोट लिखवाया था, लीकेज करंट ऑलवेज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सी, याद है ये बात। अगर सब्जेक्टिव लिखना पड़ गया ना
तो ये कंटेंट सारा काम आने वाला है, इतना बता रहा हूं, ठीक है। एसएससी जेई में अब सब्जेक्टिव आता नहीं है, वो अलग बात है, मेंस में एमसीक्यू आने लग गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी आज भी बनी रहेगी इन चीजों की, ठीक है। अब यही वही लीकेज करंट है जिसकी वजह से बीजेटी में थर्मल रन अवे प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है? थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे, ठीक है। क्लियर है भाई? एक बार बताओ सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? याद करने का तरीका भी बताऊंगा, हालांकि एक एक चीज जब एक्सप्लेन कर दी तो तरीका आप तो में से ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है, लेकिन आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब उस चीज पे डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, लीकेज करंट के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख लो फॉर्मूला। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप लीकेज करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो ये वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला लिख लो। एसएससी एग्जाम का एक्सपायरेंट भी उम्मीद करेगा कि उसको ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ये मत सोच ले। अब जो बड़े एग्जाम के बैठे हैं ना इस बैच में बच्चे, वो तो सोच ले कि 100% बन सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। जो सब्जेक्टिव लिखने वाले हैं उनके लिए तो कंफर्म है क्वेश्चन बन सकता है लीकेज करंट के ऊपर। कितना करंट है? आई नोट, T2, T1, T1 क्या है? T1 T2 क्या है? टेम्परेचर। ये लीकेज करंट की वैल्यू, खास बात बताता हूं मैं आपको, हम दो मटेरियल यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं सिलिकॉन, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? और एक करते हैं जर्मेनियम, कौन सा यूज करते हैं मटेरियल को, डिवाइस को बनाने में? जर्मेनियम में तो इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, किसकी? लीकेज करंट की वैल्यू। और सिलिकॉन में होता है नैनो एम्पियर में। किस में होता है? तो आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। अच्छा, अच्छा मैं मान लेता हूं कि इस आई नोट की वैल्यू आपको पता है, इस आई नोट की वैल्यू आपको पता है। टेम्परेचर T1 की वैल्यू मैं 10 डिग्री सी ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ? और मान लो 10 नैनो एम्पियर है, कितना है? तो आई नोट की वैल्यू मैं T2 पे निकाल लेता हूँ, 20 डिग्री सी पे कितनी आएगी निकालें। हालांकि टेम्परेचर डबल हुआ है, टेम्परेचर कितना हुआ है? तो ये भी डबल हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? यस और नो? कितना हो जाएगा? 20 नैनो एम्पियर कितना आएगा? अरे लिखा तो था। अब आप चाहो तो फॉर्मूले में यूज करके देखो, इस चीज को करो यूज। देखो T2 की वैल्यू 20 है और T1 की वैल्यू 10 है, इसलिए मैंने बोला T2 T1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, तभी तो बोलेंगे ना कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यस और नो? अच्छा, सुन लो अब, करो रखो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ 10 रखो। क्या रखो? तो 10 यहाँ रखा, 10 नैनो एम्पियर। उसके बाद 2 है, T2 कितना है? 20। T1 कितना है? 10 डिवाइड बाई 10 करना है। 20 माइनस 10 कितना होता है? 10। 10 बाई 10 कितना होता है? 1। और 2 की पावर 1 होता है 2। तो 10 इंटू 2 कितना बन गया? 20 हो गया ना? तो अभी तो कहा था जब टेम्परेचर 10 से 20 होगा तो करंट भी 10 से 20 हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो तो, बाहर प्लेटफॉर्म वाले एप्लीकेशन वालों के पास तो, उनके पास तो फीचर नहीं है ये, ठीक है। अगर कोई और प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ है तो देख ले भाई, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सी हो जाए तो ये कितना होगा? 30 मत कराना, 20 का डबल कितना होता है? तो अब आप सोच रहे हो कि इधर 10 10 बढ़ाएं तो यहाँ भी 10 10 बढ़ा दोगे, नहीं, ये डबल होंगे। क्या होंगे? फिर ये टेम्परेचर 40 हुआ तो कितना हो जाएगा ये? 80 नैनो एम्पियर। तो आई होप जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये जो अप्रोच मैंने समझाई है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है, राइट। टेम्परेचर डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सी, तो ये सब बातें मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी। ये खाली टेबल समझाना मेरा एक टारगेट था, उसके साथ साथ बहुत चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि किस तरह से आपको, अब जब सब्जेक्ट एग्जाम आप देने जाओगे तो किस तरह से चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए, सर नो। ये क्लास नोट कर लेना, जितनी क्लासेस इस टाइम चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के डेज में, जब आप इसको 2x स्पीड पे देखोगे, 1.5 या 2 स्लो में तो मत देखना, राइट। बात करते हैं गेन को लेकर, राइट, गेन को।
गेन से पहले एक और स्टोरी हम देख लेते हैं, गेन का कंसेप्ट क्या। एक क्वेश्चन पक्का पेपर में गेन को लेकर आएगा, किसको लेकर आएगा, गेन को लेकर। देख लो भाई गेन क्या होता है। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इनपुट में वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है, तो गेन का फॉर्मूला बना, देखो गेन को लिखते हैं ए से, तो गेन का फॉर्मूला बनेगा, आपको याद हो ना, एक पावर गेन का क्वेश्चन समझाया था मैंने लास्ट वीक, याद है, एमसीक्यू मॉक टेस्ट करवा रहा था आपको एक, वो उस टाइम भी मैंने ये फॉर्मूला समझाया था आपको। कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होने लग जाती है, जब आपको उस टाइम क्लास से समझा होगा, तो मैंने कहा भी था कि आगे भी होगा ही। उसके बाद अगर करंट इनपुट हो, करंट आउटपुट हो, तो किसका फॉर्मूला आएगा, तो आई आउटपुट अपॉन, और पावर इनपुट में क्या होगा, ये पावर गेन हो जाएगा, ए पी, हाँ जी, क्या बनेगा, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर। गेन सारे यूनिटलेस होते हैं, क्यों भाई, देखो अगर ये आउटपुट वोल्टेज में, ये भी वोल्ट बाई वोल्ट कट गया, एम्पियर बाई एम्पियर कट गया, वाट बाई वाट कट गया, यूनिटलेस होंगे, क्या होंगे। चलो, लेकिन आगे चलकर डीसी डेसिबल में भी कन्वर्ट करेंगे, वो एक अलग इशू। ये बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, पहले तो एक बात सुन लो, जैसे कि करंट गेन है, जैसे कि किसका फॉर्मूला है, करंट गेन का। अगर मैं मान लू कि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉमन बेस, क्या कर रहा हूं, तो कॉमन बेस में करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा का मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट ही होता है, वो हमेशा याद रखना। अब ये बात हमेशा याद रखना, कॉमन बेस में अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट आइडियल केस में कितनी होती है, 1 होती है, क्या होती है, अल्फा की वैल्यू आइडियल केस में कितनी होती है, मतलब करंट गेन कितना होता है कॉमन बेस का आइडियल केस में, 1, और प्रैक्टिकल केस में कितना होता है, क्या होता है, <<1 क्वेश्चन आता है पेपर में, अल्फा की वैल्यू बताओ आइडियल केस में कॉमन बेस की, ये तो पीडीएफ में है भी नहीं, मैं फिर भी लिखवा रहा हूं आपको, कहा भी था ना कि पीडीएफ के साथ आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्लास लगाने की, लगाओ, ठीक है, ये दोनों बातें लिख दी मैंने। अब मुझे ये बताओ, अगर ये चीज अल्फा है और यहाँ 1 आ जाता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करके करो ना मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज 1 हो जाती है, आई आउटपुट किसके बराबर आ गई, आई इनपुट की। जब आउटपुट करंट इनपुट करंट के बराबर आ जाए, मतलब जितना इनपुट करंट आपने दिया था उतना ही आउटपुट में चला गया, उसको बोलते हैं आप करंट सोर्स, क्या बोलते हैं, आउटपुट करंट इक्वल टू इनपुट करंट। क्योंकि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए बताया था ना, सीसीडी डिवाइस है, तो यहां पर हो गया है सीसी, ये बीजेटी के करंट कंट्रोल डिवाइस के होने की वजह से। तो अब मुझे बताइए ट्रिपल सी एस का क्या मतलब हुआ, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, क्या बन गया, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आया समझ में, सीसी, पहले दो सी किसके लिए हैं, करंट कंट्रोल के लिए, लास्ट वाला जो सी है वो करंट के लिए है, फिर से पहला वाला भी करंट है, दूसरे वाला करंट कंट्रोल है, दूसरे वाला सी कंट्रोल है, तीसरे वाला फिर करंट है, एस फोर सोर्स, आया समझ में, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, अरे समझ में आया। एक यूनिवर्सल लॉ भी है हमारे पास,
यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है जो हर जगह लगता है। जैसे अगर जो बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं वो जानते हैं कि नैड नोर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, हर जगह यूज होते हैं। उसी तरह की यूनिवर्सल लॉ है जिसको बोलते हैं गेन मल्टीप्लाई बाई बैंड विड्थ। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है? अगर आपका गेन किसी वजह से कम हो रहा है तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, या फिर गेन बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ को क्या होना पड़ेगा, तभी ये चीज फिक्स है। मतलब सामने वाली चीज अगर कांस्टेंट है, आपको याद होगा मैं परसेंटेज में भी करवाया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन, याद है कुछ, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये, यस और नो। तो एक प्रोडक्ट, एक रूल होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट रूल, क्या होता है, इट इज ए ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। तो अब मुझे बताइए, अभी आप कह रहे हो कि गेन लो, जो करंट गेन है कॉमन बेस का कम होता है, क्या होता है, तो बैंडविड्थ कितनी होगी फिर इस केस में, हाई होगी। यही वजह है कॉमन बेस एम्पलीफायर का बैंडविड्थ हाई होने का मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम लेगा। ये क्या लेगा, बैंडविड्थ ज्यादा होने का मतलब बड़ा रेंज फ्रीक्वेंसी का। तो गेन कम है, लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अपने साथ रख सकता है, उसको अपने अंदर ऑपरेशन में ला सकता है। तो तभी ना लिखा यहां पर इट इज यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। रीजन है भाई इसका। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा था कि टेबल पे ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली। किस पे आना पड़ेगा, टेबल पे ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन टेबल से पहले ये जो चीजें समझा रहा हूं ये भी तो काम आएंगी सपोर्टिंग में। ऐसे तो आप क्या सोच रहे हो, कोई भी लेके चला जाएगा पेपर में टेबल, छोटी सी टेबल होनी है, प्रिंट आउट लेगा मिनी, किस साइज का मिनी फोटोस्टेट होती है ना, वो जेब में लेके चला जाएगा, पॉकेट में डाल लेगा, सोच रहा है कि इससे हो जाएगा सारा कुछ। होगा तो तब ना जब समझ में आएगा पेपर में क्वेश्चन। क्या कहते हो? चलिए, क्लियर है? और देखो अब आगे। अच्छा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स की स्टोरी समझ में आ गई? वापिस समझने चलते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, तो हो सकता है ये टेबल आपको सारे क्वेश्चन यहीं से आपको सॉर्ट आउट हो जाएं जब आप रिवीजन करोगे, राइट। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन एमीटर को तो छोड़ दो, किसको कहां यूज करते हैं वो अलग बात है। कॉमन कलेक्टर पे आ जाओ एक बार। कॉमन कलेक्टर में स्टूडेंट्स जो आउटपुट वोल्टेज होती है, वो जो इनपुट वोल्टेज होती है, इसको कौन सा गेन बोलते हैं, वोल्टेज गेन है। इसकी वैल्यू आइडियल केस में ऑलमोस्ट 1 होती है। क्या होती है? कौन सा कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूं, कॉमन कलेक्टर की। तो स्टूडेंट कॉमन कलेक्टर में आउटपुट, अगर वोल्टेज गेन इसका 1 बन रहा है आइडियल केस में, तो आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगी, इनपुट की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर की। स्टूडेंट जब आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रही है तो बनेगा वोल्टेज सोर्स। क्या बनेगा, तो यहां लिख रहा हूं मैं, इस वजह से इसको क्या लिख रहा हूं, वोल्टेज सोर्स। और बीजेटी से बना है डिवाइस, तो क्या हो गया, बीजेटी से करंट कंट्रोल डिवाइस। समझ में आया सीसीवीएस क्या है? अच्छा, कमेंट में दोनों चीजें लिख देना। ट्रिपल सीएस का मतलब क्या है अगर अब तक समझ में आया, और सीसीवीएस का मतलब क्या है, ये तो चलो आ ही गया होगा आपको। होल्ड कर लो वीडियो को, जब बाद में देखोगे यहां पर, और जितना पढ़ा है ना एक बार रिवाइज करके देखो, क्या समझ में आ रहा है, क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? बहुत सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं चीजों को लेकर। आप लोगों के भी लगातार एक्सपेरिमेंट चलते रहते होंगे। जैसे कई बार सोचते होंगे मैं मॉर्निंग शेड्यूल बनाऊंगा पढ़ने का, फिर इवनिंग बनाऊंगा। ठीक है, वही हाइपोथिकल, ना इवनिंग में बन पाता ना मॉर्निंग में। सीधा सीधी सी बात है, जब पढ़ने का आपको लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए। कोई डिसाइड मत करोगे नेक्स्ट वीक करोगे। ठीक है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब जो इंसान हमेशा फ्यूचर में रहता है, ये करूंगा परसों वो करूंगा उसके बाद वो। आपने, एक गोल्डन रूल है, 24 आवर्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए, जो आपके पास अपकमिंग 24 है, बस उसके बाद ना पहले कुछ ना बाद में कुछ। ठीक है, बहुत काम होता है पढ़ने वाले बच्चों के साथ, के पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं करने के लिए, सुनो। ठीक है, यहां तक हो गया? अच्छा चलो, स्टूडेंट अभी मैंने क्या कहा,
कॉमन कलेक्टर में वो आप बोल सकते हो कॉमन कलेक्टर वोल्टेज सोर्स, क्या बोल सकते हो। अच्छा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आउटपुट वोल्टेज फॉलो कर रही है इनपुट वोल्टेज को, ठीक है। जिस सर्किट में आउटपुट इनपुट को फॉलो करे वोल्टेज के केस में, उसको बोलते हैं फॉलोवर सर्किट। क्या बोलते हैं, फॉलोवर सर्किट। क्या, फॉलोवर सर्किट। अब आप कहेंगे फॉलोवर सर्किट क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना जिस चीज का वोल्टेज गेन 1 आ जाए, क्या आ जाए, वो फॉलोवर सर्किट होती है। अगर बीजेटी में फॉलोवर सर्किट है तो बीजेटी में फॉलोवर सर्किट का नाम बन जाएगा एमीटर फॉलोवर सर्किट। क्या बन जाएगा, और एमीटर फॉलोवर सर्किट किस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, तो कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन 1। कॉमन कलेक्टर का एक और नाम निकला आया एमीटर फॉलोवर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कभी पेपर में आ जाए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, और आपसे पूछ ले कि एमीटर फॉलोवर सर्किट कौन सा है, कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, या कोई और है, तो कॉमन कलेक्टर उसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी का तो वोल्टेज गेन बनाता है। दिखाया तो है आपको ऊपर, यस और नो। अच्छा, आइडियल के केस में है ये, प्रैक्टिकल केस में वोल्टेज गेन क्या होता है इसका, लेस देन 1, ठीक है। ये वही एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा पूछ लिया पेपर में किसी दिन कि वो एमीटर फॉलोवर, वो एमीटर फॉलोवर सर्किट कोई है, उसके आउटपुट इंपीडेंस को पूछ लिया कैसा होता है, लो होता है, हाई होता है, मीडियम होता है, क्या होता है बताओ। एक एक एमीटर फॉलोवर सर्किट का आउटपुट इंपीडेंस पूछा है, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस यही तो है कॉमन कलेक्टर, याद नहीं आ रहा, जाग जाओ, नींद से बाहर आ जाओ, अभी तो करवाया था। अब अगर बीजेटी की बात है तो एमीटर फॉलोवर सर्किट कॉमन कलेक्टर को कहेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताई भी थी, एमीटर बेस कलेक्टर बीजेटी में होते हैं, एक सेकेंड, और सोर्स गेट और ड्रेन किस में होते हैं, एफईटी में होते हैं। एमीटर का मतलब कैरियर जनरेट होते हैं यहाँ पर, चार्ज कैरियर। सोर्स का मतलब कैरियर जनरेट होते हैं, कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं, ड्रेन पे कलेक्ट होते हैं चार्ज कैरियर। यहाँ बेस है, यहाँ बेस का काम कौन कर रहा है, गेट कर रहा है, ये गेट है। एमीटर का एनालोगस सोर्स है, बेस का एनालोगस गेट है, कलेक्टर का एनालोगस ड्रेन है। एक बात याद रखना, ये सिर्फ एनालोगस है, इक्वल नहीं है, क्योंकि डोपिंग के मामले में एमीटर और कलेक्टर की डिफरेंट होती है। बीजेटी तो एसिमेट्रिकल डिवाइस है, और सोर्स और गेट ड्रेन क्या है, सिमिलर है डोपिंग के, यस और नो। ये सिमेट्रिकल डिवाइस है, टेबल में करवाया था कि नहीं करवाया था। लेकिन एनालोगस के मामले में एमीटर सोर्स से एनालोगस होता है, बेस गेट से, और कलेक्टर ड्रेन से। मैं ये कह रहा हूं, अगर कॉमन एमीटर फॉलोवर है तो यहां पर क्या बनेगा, एफईटी में सोर्स फॉलोवर, एफईटी में फॉलोवर सर्किट किसको बोलते हैं, सोर्स फॉलोवर सर्किट को किसको बोलते हैं। अरे भाई, अगर एमीटर फॉलोवर हो सकता है तो सोर्स फॉलोवर भी तो बनेगा एफईट में, क्या बनेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सोर्स फॉलोवर का वोल्टेज गेन कितना होता है, कौन बताएगा मुझे, फिर से कितना होगा, आया कि नहीं आया समझ में, इसका भी कितना होगा, अरे आया कि नहीं आया समझ में। एक और डिवाइस है आपके पास एम्पलीफायर, जिसको ओपैम्प कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी वोल्टेज गेन 1 होता है स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं, यहां इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। क्या बोलते हैं, तो कभी पूछ लिया कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट का वोल्टेज गेन कितना होता है, तो आप कह देना वोल्टेज गेन 1 है। क्या है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीन मेजर डिवाइस ही तो है आपके पास, बीजेटी है, फेट है, और ओपैम्प है, क्या कहते हो, तीनों का बता दिया। स्टार कर लेना आज की क्लास को, स्टार मार्क्स, कि वो क्लास है जो पूरी एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी एनालॉग के बारे में जितनी भी डिस्कशन हो रही है, ठीक है, ये काम आएगी आपको एग्जाम के दौरान, ठीक है। लिखा भी है इन क्लास से, कुछ क्लासेस से पहले मैंने माइक्रो फॉर्म में लेकर चल रहा हूं, राइट। टाइम आ गया कि दिवाली से पहले आप एक बार रिवीजन पैटर्न में माइक्रो फॉर्म में सारे सिलेबस को अपना कंप्लीट कर ले, राइट। ताकि घर बैठ के अगर जब आप रिवाइज करोगे फेस्टिवल्स में 5-7 दिन की जो भी आपको हॉलिडे मिलने वाली है, तो आपको लगेगा कि अब पढ़ के कुछ आया, बस थोड़ा ही रह गया करने के लिए, क्या कहते हो। नहीं तो लगेगा ऐसा कि कर लिया सारा कुछ और पता ही नहीं आता है कि नहीं आता है। पूरी कंप्लीट एमसीक्यू कंप्लीट तभी हो पाएंगे जब आप
रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे, नहीं तो कभी भी कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल करने बैठोगे आपको लगेगा ये टॉपिक तो मुझे आता नहीं, रिवीजन मैंने करी नहीं है ना। ठीक है, अब आराम से इस टेबल को देख लो, इस टेबल में जितना मैंने बताना था बता दिया आप लोगों को, ठीक है, इसको देख लो, पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू टुडे, राइट, जाना तो कहीं नहीं है, अभी और भी डिस्कशन करनी है, ठीक है। एक थोड़ा सा आप इस पे एनालिसिस कर सकते हो, इस टेबल के ऊपर क्या एनालिसिस कर सकते हो, मेमोराइज करने का तरीका देखो। देखो बात बताओ कि यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको आपको मैं बता दूं आर आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर आई, या फिर आर आई से भी लिख सकते हैं और जेड आई से भी लिख सकते हैं, आई फॉर इनपुट, जेड फॉर इंपिडेंस, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, आर ओ या फिर जेड ओ, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, ये आर आई की वैल्यू लो है ना, लो है, और यहां पर आर आई की वैल्यू आर, ये करेक्ट, इसकी आर आई की वैल्यू हाई है ना, और इनपुट रेजिस्टेंस की लाइन पढ़ रहे हैं ना। तो देखो आप सबसे पहले कॉमन बेस का देखो, इसका आर आई लो है और इसका आर ओ हाई है, हाई है, इसका ये चीज हाई है और ये चीज क्या है, तो रेसिप्रोकल से हैं दोनों एक दूसरे के, एक चीज हाई है तो इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, आउटपुट लो है तो इनपुट हाई है, और ये दोनों मॉडरेट ही हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल के मान के चलो इसको मैं, हालांकि इसने लो हाई लिखा है लेकिन मैं बताऊंगा क्यों मॉडरेट वैल्यू है। सबसे पहले कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये रेसिप्रोकल है, क्या है, अगर आर आई हाई हुआ तो आर ओ लो हो जाएगा, और आर ओ हाई हुआ तो फिर आर आई हाई हो जाएगा। आपको कॉमन जो एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे बाहर रखना है आपको, इन दोनों से कंपैरिजन के बाहर, ठीक है। अब एक अच्छा सा गोल्डन नोट बना लो, एक बात मुझे बताओ, वोल्टेज गेन सबसे कम किसका होता है, सॉरी करंट गेन, पहले करंट गेन की बात करते हैं, करंट गेन सबसे कम किसका होता है, तो कॉमन बेस का, लेस देन यूनिटी लिखा है, यूनिटी मतलब वन, ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकता है आइडियल केस में, तो यहां तो कुछ करंट गेन ना के बराबर मिला। एक बात मुझे बताओ, करंट गेन वन होने का मतलब क्या है, अगर आप इनपुट में 4 एम्पियर डाल रहे हो ना तो आउटपुट में भी 4 ही जाएगा, तो एम्पलीफाई कहां हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर करंट गेन देखो, करंट गेन वन होने का मतलब है आउटपुट इनपुट को बस फॉलो कर रही है, अगर आप कुछ एम्पलीफिकेशन चाहते हो तो करंट गेन की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, 2 करो। अगर करंट गेन 2 है तो इनपुट में 4 एम्पियर डालोगे ना तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझते हो ना इस चीज को, ये देखो, समझो देखो इस चीज को, गेन का फॉर्मूला देखो ना लगा के, अगर गेन की वैल्यू देखो अभी तो 1 है, मैं गेन की वैल्यू 2 करता हूं, अब आउटपुट कितनी हो जाएगी, इनपुट का 2 मल्टीप्लाई नहीं हो गया, इनपुट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर करंट यहाँ 4 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 गुना 2 8 8, दिया 4 एम्पियर था, हो गया 8 एम्पियर, तो बढ़ गया ना। तो ऐसी वोल्टेज गेन में होता है, मैं ये कह रहा हूं कि करंट गेन तो ना के बराबर मिलता है कॉमन बेस में, है ही नहीं कुछ करंट गेन, लेकिन अगर 1 हो भी जा रहा है तब भी वो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, सुनो। और वोल्टेज गेन ना के बराबर मिलता है किसमें, कॉमन कलेक्टर में, तो आउटपुट इनपुट ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकती है वोल्टेज गेन की वैल्यू, देखो यहां पर, देखो यहां पर करंट गेन और वोल्टेज गेन ना तो 1 है, ना तो करंट गेन 1 है, ना वोल्टेज गेन 1 है, करंट गेन भी एक मॉडरेट वैल्यू है। आप ये मुझे बताइए, अगर यहां पर मैं पावर गेन निकालूंगा, पहले यहां बताइए, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, 150 इंटू 1 150। पावर गेन क्या होता है, अरे बताया तो था, ए आई पावर गेन क्या होता है, ए वी इंटू ए आई, तो ये 150 आया, इसको मिलाओ, यहां पावर गेन निकालो 100, यहां निकालो मल्टीप्लाई करके 5000, हाईएस्ट पावर गेन आपको कॉमन एमीटर में मिलता है, किसमें मिलता है, क्योंकि हम वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मॉडरेट की वैल्यू होते हैं, कोई सा भी 1 के आसपास नहीं होता। कॉमन बेस में क्या होता है, करंट गेन कम होता है, वोल्टेज गेन तो हाई होता है, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी क्या है, जैसे मैंने बताया ना कॉमन बेस और कॉमन कमेंटर में जैसे रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही करंट गेन वोल्टेज गेन भी रेसिप्रोकल है इनकी, रेसिप्रोकल मतलब ये चीज हाई है तो ये लो, ये हाई है तो ये लो, समझ में आया। तो अगर हाईएस्ट पावर गेन की बात करें उसमें ना तो वोल्टेज गेन करंट गेन कम होता और ना
वोल्टेज गेन कम होता है ना करंट गेन कम होता है, दोनों की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है। इसलिए हाईएस्ट पावर गेन, नोट, हाईएस्ट पावर गेन आपको किस में मिलेगा? कॉमन एमीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे ही हाँ भर रहे हो? इस एक टेबल को वर्कआउट करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेसिंग टाइम लगा है, इसको पूरा फॉर्मुलेट करने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, टाइम बचना चाहिए आप लोगों का, राइट। देखिए हम सब एक टीम की तरह है, इस टीम का मेन मेंबर अगर मैं हूं तो इस टीम का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पार्ट आपके हाथ में भी है। अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज वीक हो रही है हमारी, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आप भी। समझ में आया? मैंने बोला है क्लास लगानी है तो लगानी है, टेस्ट देना है तो देना है, एमसीक्यू करने हैं तो करने, राइट। पेनफुल है ये काम करना, लेकिन इसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, राइट। हाँ जी बताइए भाई, ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो ये टेबल रेक्टिफायर वाला टेबल जो अभी करवाया आपसे पहले, और सबसे फर्स्ट वाला टेबल जिसमें एमिटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की बात हो रही थी, ये सारे टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ कहीं पर। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी? नए नए स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, राइट। देखो सिंपल सी बात है, मैं शीट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक बहुत जल्दी ना आप लोगों ने मुझे मेरे साथ एक अपनी मेल आईडी शेयर करनी है, राइट। उस मेल आईडी में हम क्या करने वाले हैं? एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। हम उसमें एनालिसिस करने वाले हैं, मैं उसमें 1 to 1 आपको आपके एनालिसिस बताऊंगा। एक तो आपका ये होना चाहिए कि आपने अब तक कितने एग्जाम दे दिए, राइट। उसमें गैप कितना हो गया आपको अपनी डिप्लोमा या बीटेक के बाद, कितने एग्जाम आपने, मतलब गैप कितना हो गया, और उस गैप के दौरान, क्योंकि गैप क्या होता है, जो आपकी डिग्री है डिप्लोमा आपने करने के बाद अब तक कितना टाइम तक आप खाली हो चुके हो, जॉब जॉब तक का ही गैप माना जाएगा, जब सिलेक्शन ले लोगे तो गैप नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कितना टाइम आपने, कब आपने पास आउट किया था, कितने टाइम से आपने प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। इसमें आपका नेम आएगा, स्ट्रीम आएगी, पास आउट कब किए थे, गैप ईयर कितना हो गया आपका, एज क्या है आपकी, क्योंकि सिलेक्शन लेने में एज का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मत समझना मेरी एज तो बहुत बड़ी है, एक टारगेट तो लेना पड़ेगा ना कि इस एज तक हो जानी चाहिए सिलेक्शन, तो मैं उसमें लिख दूंगा कि ऑप्टिमम आपको इस टाइम तक आपका टारगेट हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेशन भी दूंगा, आई विल प्रोवाइड यू सजेशन कि आपको ये एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि जितना एग्जाम टारगेट करने का मतलब सीधी सी बात है, जितने ज्यादा चांस लोगे आप उतने सिलेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे। साल में पेपर ही एक दिया तो फिर चांस आप मना ही मानिए, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पेपर दे सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू। लोकेशन क्या है आपकी, फिर से बोलता हूँ, आपका नेम, आपकी स्टेट कौन सी है, पास आउट कौन सा ईयर है, ये लिखा आएगा आपको मेल आईडी एक्सेल सीट में लिखा आएगा। गैप ईयर क्या है, एज क्या है आपकी, लोकेशन क्या है आपकी, आपकी स्टेट कौन सी बिलोंग करती है, टारगेट कौन से एग्जाम आपने कर रखे हैं, अटेम्प्ट कितने दे चुके हैं आप, राइट, अटेम्प्ट कितने दे चुके हैं, और अगर कोई एग्जाम आपने दिया था उसमें फेलियर का रीजन आप क्या समझते हो, समझ में आया? फेलियर का रीजन उसमें क्या समझते हो कि वहां पर फेलियर आपका क्या रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, कि इतनी सी कमी रह गई थी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को मैं इतना ही सजेशन दूं कि आप कुछ मत करो, आप बस ये टेस्ट सीरीज लो, ये देते रहो बस। मेरे से आप 15 मॉक टेस्ट आज ही ले लो और लग जाओ इस पे। अगर आपके एग्जाम 2-3 महीने में होने वाला, राइट, आई विल प्रोवाइड यू काउंसलिंग शीट अकॉर्डिंग टू योर, जो मैं इसमें काउंसलिंग शीट पे सजेशन दूंगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, समझ में आया? क्योंकि सब पे सब, अगर किसी पर्सन को फीवर 99 हुआ है और एक को 105 है, तो डोज सेम नहीं हो सकती, समझ में आया? डोज तो डिफरेंट जाएगी। पैरासिटामोल किसी को 250 से भी काम चल जाएगा, किसी को 500 भी देनी पड़ेगी ना, किसी को एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग देना, किसी को कम देना, दैट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। आज कल में या सैटरडे या मंडे तक 100% वो शेयर मैं करने वाला हूँ, राइट। कुछ बैच में से मैंने कर भी दिए और मेरे पास 100-150 बच्चों का डाटा तो रहता ही है, ठीक है। तो मेरा भी आजकल लगा हुआ है, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स थे ना, पिछले 1 साल के वाले, उनको सबको दे दूं पहले, राइट। तो जिनका बैच चल रहा है इनको भी मैं दे ही दूंगा, कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। क्योंकि ना जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना अपने आप को, आपका